हाँ जी प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करने वाले फिल्स के बारे में। हालांकि डेली इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं, बट आज क्या हम डिस्कस करने वाले हैं जरा उसको समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा कि हमने सबसे पहले तो सेकेंड बुक स्टार्ट किया और वहां पे मैंने प्यारा सा टॉपिक आपको उठाया, प्यारा सा यूनिट उठाया जिसका नाम क्या था, ऑप्टिक्स था। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश की बोलते हैं। तो वहां पे हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने वहां पे बताया कि प्रकाश की दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं रे ऑप्टिक्स और एक को बोलते हैं वेब ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में जो प्रकाश होता है उसको कणमान के बाद किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है, और जो वेब ऑप्टिक्स होता है उसमें प्रकाश को हम लोग तरंग मान के पढ़ते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि लाइट, प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश के बारे में मैंने आपको बताया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। फिर उसके बाद हमारे पास टॉपिक आया था कि आखिर प्रकाश का स्रोत क्या है। तो वहां पे हमने देखा था दो प्रकाश के स्रोत होते हैं, एक होता है दीप्त और एक होता है अदीप्त। इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस और एक को बोलते हैं नॉन लुमिनस। तो इसमें हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था वहां पे प्रकाश के गुण के बारे में, तो प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या होती थी। तो इतनी सारी चीजों को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, इसके पहले की वीडियो नहीं देखा है, तो आपको जरूर देखना चाहिए। आपका बहुत फायदा होगा, आपको बहुत सारी चीजें वहां पे सीखने को मिलेंगी। अभी अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा अलग पार्ट था, यहाँ पे थोड़ा अलग पार्ट रहेगा, कोई बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस लेक्चर को स्टार्ट करने के साथ में मैं अपने साथ एक प्रश्न लेके आया हूं, एक क्वेश्चन लेके आया हूं। क्वेश्चन है हमारे पास बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन है, हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं, सवाल है आज। और इसी सवाल का जो जवाब होगा उसी टॉपिक को, वो हमारे पास टॉपिक बनेगा और उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं। जैसे मैं आपको देख पाता हूं, आप लोग हमें देख पाते हो इस मोबाइल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, या हम लोग अपने घरों में ग्लास हो गया या टीवी हो गया या कुछ भी, जो भी कमरा वमरा हो गया, पंखाओं का, इन सब चीजों को देख पाते हैं। क्यों देख पा रहे हैं? तो उसका रीजन तो कौन है, प्रकाश है, क्योंकि प्रकाश नहीं होगा तो नहीं देख पाएंगे। लेकिन उस प्रकाश के कारण भी वहां पे एक चीज और होती है, और उसका नाम होता है परावर्तन। क्या नाम होता है? परावर्तन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? परावर्तन आएगा। जिसको क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। और इसकी इंग्लिश क्या होती है? रिफ्लेक्शन होती है। इंग्लिश क्या होती है इसकी? रिफ्लेक्शन होती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा एक बात और प्यार समझाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्या है हमारे पास, एक हमारे पास छोटा सा यहाँ पे एक पेड़ है गया पेड़। उसके बाद यहाँ पे कौन है? यहाँ पे हमारे सूर्य भगवान, सूर्य देवता हैं। ठीक है, तो ये हमारे सूर्य देवता जी हो गए। अब यहाँ से प्रकाश किरणें कहाँ आएंगी? सूर्य पे। और यहाँ पे हमारे पास कोई व्यक्ति है, और इस व्यक्ति को क्या हो रहा है? ये पेड़ दिख रहा है। हमने मान लिया यहाँ पे कोई व्यक्ति है और इसको एक पेड़ दिख रहा है। तो व्यक्ति को पेड़ कैसे दिख रहा है, कौन सी घटना हो रही है, जरा इसको देखिए। तो जब सूर्य से प्रकाश किरण निकली तो वो प्रकाश किरणें कहाँ पहुंची? सबसे पहले तो कहाँ पे गई? पेड़ के ऊपर गई, ट्री के ऊपर। उसके बाद यहां से कहाँ पे गई? व्यक्ति की आंखों में। तो इसी प्रकार से बहुत सारी प्रकाश किरणें इससे निकली और कहाँ पे गई? व्यक्ति की आंखों में। तो जब यहां से प्रकाश किरणें गई और यहाँ पे टकराई और टकरा के वापस गई, तो व्यक्ति को वो दिखेगा। और नहीं टकराएंगी, नहीं वापस जाएंगी, तो व्यक्ति को नहीं दिखेगा। और इसी पूरी घटना को क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यह पूरा नाम इसका होता है प्रकाश का परावर्तन। इसका पूरा नाम होता है प्रकाश का परावर्तन होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन हुआ। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग के पास जो प्रॉपर फ्रेश टॉपिक है उसका नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे इस चीज को समझा कि अगर हम किसी चीज को देख पाते हैं तो उसका सिंपल सा रीजन कौन होता है? प्रकाश होता है। लेकिन प्रकाश घटना कौन सी होती है? तो उसका जवाब आता है प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर आपसे कोई बोलेगा कि हमें कोई चीज दिख जाती है, किस वजह से दिखती है, तो आप नाम लेंगे किसका? परावर्तन का नाम लेंगे। इसी में एक प्रश्न हमारे पास और बनता है और उसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। प्रश्न क्या बनता है हमारे पास? प्रश्न ये बनता है कि कोई भी
कोई भी वस्तु हमें इस रंग की क्यों दिखाई देती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर में ये रेड है और ये क्या है, ब्लैक है। सवाल आता है कि ये मार्कर हमको रेड क्यों दिखाई दे रहा है और ये मार्कर हमको ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है। तो जवाब तो इसका क्या आएगा, परावर्तन आएगा। क्या आएगा, परावर्तन, कि हमें दिख क्यों रहा है, परावर्तन। लेकिन ये अलग अलग रंग का क्यों दिख रहा है, तो उसका रीजन क्या होता है, अब उससे जरा समझिए। देखिए, जब किसी वस्तु के ऊपर कोई प्रकाश किरण आती है, तो जब यहां पर प्रकाश किरणें आएंगी तो इस पर टकराएंगी और टकरा के हमारी आंखों में आएंगी। जैसे यहाँ पे हुआ है, यहाँ सूर्य है, सूर्य से प्रकाश किरण निकली, पेड़ पे गई और पेड़ से टकरा के व्यक्ति की आंखों में आई, तो उसको दिखा वो। तो सेम यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा अलग भी है। क्या है, उसको समझिएगा। इस मार्कर के ऊपर सभी जब प्रकाश किरणें गिरती हैं तो उन प्रकाश किरणों में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं और सबकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, अलग अलग। बहुत ज्यादा भी आपको परेशान नहीं होना है, तरंग दैर्घ्य क्या है कैसे नहीं है सब कुछ हमको पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो जब प्रकाश किरण, जैसे यहाँ पे ट्यूबलाइट लगी हुई ऊपर नीचे हर जगह, तो ट्यूबलाइट का जब ये लाइट इसके ऊपर पड़ी तो इसमें से रिफ्लेक्ट होके कहाँ आया, हमारी आंखों में, परावर्तित कहाँ आया, आंखों में। तो जब इसके ऊपर प्रकाश गिरा तो इसने अपने ऊपर गिरने वाले सभी प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लिया। सभी प्रकाश क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, अवशोषित कर लिया। सभी प्रकाश क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। लेकिन 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 जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लाल रंग के बराबर होगी, जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लाल रंग के बराबर होगी, इसको अवशोषित नहीं करेगा, ये उसको परावर्तित कर देगा। उसको क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। तो जब यहां से लाल रंग की तरंग दैर्घ्य उस प्रकाश की आई और इस पे से पड़ने के बाद हमारी आंखों में आएगी, तो ये मार्कर हमको लाल रंग का दिखेगा। कैसा दिखेगा, लाल रंग का दिखेगा। और अगर सर ये तो काला है, तो काला है तो इसके ऊपर गिरने वाले सभी प्रकाश को इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो आपको क्या दिखेगा, वो काला दिखेगा। जैसे ये कमरा, अगर इस कमरे की मैं भी पूरी लाइट को बंद कर दूं तो आपको क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। क्यों ब्लैक है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी प्रकाश था वो प्रकाश नहीं है, या प्रकाश अवशोषित हो चुका है, यहाँ पे प्रकाश की मात्रा नहीं है। जब प्रकाश नहीं होगा तो हमको ब्लैक दिखेगा और बाकी जो भी प्रकाश आएगा इसके ऊपर पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट होके जाएगा। तो जिस तरंग दैर्घ्य को रिफ्लेक्ट करेगा, जिस मतलब वेवलेंथ को ये मतलब परावर्तित करेगा, वो वस्तु उसी रंग की दिखेगी। जैसे कि ये बोर्ड हमको कैसा दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है। इस बोर्ड के ऊपर मैंने किससे लिखा हुआ, ब्लैक से लिखा हुआ है। यहाँ पे जो दीवार है ये व्हाइट येलो कलर की है। येलो कलर की क्यों दिख रही है, क्योंकि इसके ऊपर सारा प्रकाश पड़ रहा है और वो पड़ने के बाद सभी प्रकाश को अवशोषित कर रहा है, लेकिन जो पीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है उसको परावर्तित कर रहा है। तो सिंपल सी बात क्या है कि कोई वस्तु हमें दिखती है, परावर्तन का कारण होता है, और कोई वस्तु किसी रंग की दिखती है, उसका कारण होता है कि उसने उस रंग को परावर्तित कर दिया, बाकी सारे रंग को अवशोषित कर लिया। रंग का मतलब तरंग दैर्घ्य, यहाँ पे रंग का किसको अवशोषित करेगा, वो तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करेगा। ठीक है, तो ये दो बातें बहुत प्यारी से हमारे पास क्लियर होती हैं। इसे आप लोग अपने नोटबुक में जल्दी से उतारें, फिर हम इसको इरेज करके आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं। हाँ जी बच्चों, तो हमने देखा कि अगर हमें कोई वस्तु दिखती है तो उसका रीजन प्रकाश का परावर्तन है, और क्यों किस कलर की दिखती है उसका रीजन क्या होता है कि वो उसी रंग के प्रकाश को परावर्तित करता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो अब हमारे पास टॉपिक हमको मिल गया कि हमको क्या पढ़ना है, आज प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। तो यहाँ हमारे पास टॉपिक का नाम आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का मतलब प्रकाश। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में आज हमको बात करना है। ठीक है, तो पहले आराम से आप सुनिएगा, लिख भी सकते हो हमारे साथ में, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप भी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। क्या कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराता है। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराता है तो
प्रकाश का अधिकांश भाग, तो प्रकाश का अधिकांश भाग टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत आराम से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहां पे मैं इसको एक बार रीड कर देता हूं, मैंने लिखा क्या है। टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन, ये हमारे पास टॉपिक है, हमारी हेडिंग है ये। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंग्लिश में बोला जाता है इसको। और उसके बाद हमें क्या बोला गया कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराता है, किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराता है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग, मैंने ये नहीं लिखा कि प्रकाश पूरा, मैंने क्या लिखा, अधिकांश भाग टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसे हमें क्या करना है, डायग्राम के थ्रू समझना है। देखो, तो सबसे पहले यहां पे हमारे पास एक प्यारा सा आता क्या है, एक हमारे पास सतह है। ये क्या है, सतह है। और ये सतह किसकी है, कांच की है। किसकी है, कांच की है। अब आपको तो पता है भाई, कांच में तो प्रकाश टकरा के वापस आता ही नहीं है। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि आप लोग जब कभी बैंक में जाते होंगे या किसी मॉल में जाते होंगे, तो वहां पे कांच के गेट लगे होते हैं, कांच के दरवाजे लगे होते हैं, शोरूम में लगे होते हैं। तो कई बार क्या होता है, या जैसे आप कार में बैठे होते हैं, तो कई बार जब हम अचानक से कांच की तरफ देखते हैं, तो हमें ये मतलब अनुभव नहीं होता है, ये एहसास नहीं होता है कि वहां पे कांच है या नहीं है। जैसे आप कार के अंदर बैठे, कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग के साथ होता है जनरली कि आप कांच के अंदर जब बैठे हो कार के अंदर, तो आपको जैसे जब उधर देखते हो, मतलब खिड़की बाहर, तो आपको समझ नहीं आता, तो आप हाथ से टच करते हो कि कांच मतलब ऊपर है या नीचे है। तो क्यों, क्योंकि जब कांच होता है, प्रकाश में पड़ता तो है लेकिन वापस नहीं आता, परावर्तित नहीं होता। और अगर परावर्तन नहीं होगा तो वस्तु हमको नहीं दिखेगी, परावर्तन नहीं होगा तो वस्तु हमको नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे वस्तु क्यों दिखती है, उसका रीजन कौन है, परावर्तन है। अब यहाँ पे क्या है, कांच की स्लेब है, कांच की स्लेब का मतलब चटिया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो परावर्तन होगा नहीं, तो इसलिए हम इसके नीचे क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। अभी बहुत डिटेल में सब पढ़ना है, अभी बस इसे आप ऐसे मानते चलिए। तो अभी हमने इस पे क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ऐसे दिखाते हैं पॉलिश करने के लिए हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर डाला एक प्रकाश की किरण। तो ये आ गई प्रकाश की किरण। अब देखो भैया जी, जब भी आप प्रकाश, जब तक चैप्टर पढ़ोगे, आपको एरो का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप एरो का प्रयोग नहीं करोगे, हम या आप कोई नहीं समझ पाएगा कि ये प्रकाश किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है। तो इसलिए एरो का प्रयोग करेंगे और ये आपको करना ही है, ठीक है। चलिए, जब ये यहाँ पे टकराता है प्रकाश, तो टकराने के बाद ये कुछ ऐसे वापस चला जाता है, ऐसे वापस चला जाता है। अब मैंने बोला, अगर आप चाहें तो ये बोल सकते हैं, इस वाले बिंदु को, इसका नाम मैंने रख दिया यहाँ पे P। ये बिंदु क्या है, P। तो बिंदु, प्रकाश कहां से है, बिंदु P से। और इस वाले बिंदु का नाम क्या है, इस वाले बिंदु का नाम हमने अपने मन से रख दिया क्या, Q। तो इसका नाम Q हो गया। और इसको बराबर कर देते हैं, और इसका नाम यहाँ पे क्या हो गया, R। क्या हो गया, R। तो मैंने क्या बोला कि जब प्रकाश, तब देखो ये हमारे पास चिकनी सतह हो गई, मैंने वही लिखा है जो यहाँ पे हो रहा है। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराता है, तो टकरा के प्रकाश का अधिकांश भाग, सर आपने ये क्यों नहीं लिखा कि पूरा, क्योंकि भैया जी जब प्रकाश यहाँ पे टकराता है, तो कुछ छोटा सा पार्ट, कुछ उस प्रकाश का छोटा सा भाग, ये जो कांच होता है, ये अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अधिकांश लिखा। तो अधिकांश तो जगह जाता है, चला जाता है, लेकिन थोड़ा भाग क्या होता है, अवशोषित होता है। आप नहीं भी लिखोगे तो कोई गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पे उसका कुछ भाग अवशोषित कर जाता है और अधिकांश भाग टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाता है।
देखो यहाँ पे आया और उसी माध्यम में क्या हुआ वापस, क्योंकि इधर माध्यम वही तो है, यहाँ पे अगर हवा होगी तो हर जगह क्या हवा तो माध्यम है के, तो जब यहाँ पे प्रकाश आया टकरा के वापस गया तो प्रकाश का ये जो घटना घटी ना, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये तो हमारे पास घटना हो गई, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी और चीजें हैं जिनको अब पढ़ने के लिए हमें उन्हें अलग से बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सुनिएगा। सबसे पहले जो यहाँ पे प्रकाश किरणें आती हैं उनको तीर के माध्यम से दिखा दे ताकि हमें पता चल पाए कौन सी किरण आ रही है कौन सी किरण जा रही है। तो जो किरणें आती हैं इनको बोला जाता है आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं, और इसकी इंग्लिश होती है इंसिडेंट रे। क्या होती है? इंसिडेंट रे होती है। और जो किरण टकरा के वापस जाती हैं उनको बोला जाता है परावर्तित किरण। क्या बोला जाता है? परावर्तित किरण, और इसकी इंग्लिश होती है रिफ्लेक्टेड रे। क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो ये हमारे पास परावर्तित किरण बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण क्या होती है? जो किरणें दर्पण की तरफ आती हैं इसको क्या बोलते हैं? दर्पण। दर्पण की इंग्लिश क्या होती है? मिरर, इसलिए इसको बोलते हैं एम डैश। दर्पण की इंग्लिश क्या होती है? मिरर, इसलिए इसको बोलते हैं एम डैश बोलते हैं। तो जो किरणें दर्पण की तरफ आती हैं उनको बोलते हैं आपतित किरण, और जो दर्पण से टकरा के दर्पण से दूर जाती हैं उनको बोलते हैं परावर्तित किरणें। ये सब परिभाषा ना पूछी जाती है ना कहीं कुछ नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपतित किरण क्या होता है और परावर्तित किरण क्या होता है। तो यहाँ पे जो बिंदु आया ना, इस बिंदु का भी अपना नाम होता है। तो इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। क्या नाम होता है? आपतन बिंदु नाम होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। अब सुनिएगा बात हमारे ध्यान से, इस आपतन बिंदु के ऊपर या इस सतह के ऊपर मैं क्या खींचूंगा? एक अभिलंब खींचूंगा। क्या खींचूंगा? अभिलंब। अब उस अभिलंब को हमें समझना है कि अभिलंब कहते किसको हैं। तो पहले मैं यहाँ पे बना देता हूं, फिर आपको बहुत प्यार से समझाता हूं। तो ये हमारे पास क्या अभिलंब है, इसको मैंने ऐसे बना दिया अभिलंब। तो अभिलंब इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब बोलते हैं। और अभिलंब की इंग्लिश क्या होती है? नॉर्मल। क्या होती है? नॉर्मल होती है। इसलिए आप जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, तो वहां पे अभिलंब को लिखा जाएगा एन डैश से, एन डैश से। तो एन डैश क्या होता है? अभिलंब। थोड़ी सी लाइन तिरछी हो गई है, आप लोग अपने हिसाब से सीधा बना सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। अब कुछ मैं यहाँ पे की पॉइंट्स आपको लिख देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? पी क्यू। तो ये क्या है? पी क्यू। तो पी क्यू कौन है हमारे पास? आपतित किरण है। पी क्यू कौन है? आपतित किरण है। उसके बाद कौन है? क्यू आर। तो क्यू आर क्या है यहाँ पे? क्यू आर है यहाँ पे परावर्तित किरण। क्यू आर क्या है? परावर्तित किरण है। और एन डैश क्या है? एन डैश क्या है? यहां से लेके यहां तक इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। इसको एन डैश से क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि अभिलंब की इंग्लिश होती है नॉर्मल। तो एन नॉर्मल का एन, तो इसलिए इसको हम लोग एन से दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये एम डैश है। तो एम डैश का मतलब क्या हो गया? मिरर। इसको बोलते हैं दर्पण। इसको क्या बोलते हैं? दर्पण। तो दर्पण की इंग्लिश क्या होती है? मिरर। तो इसलिए इसको एम से दिखाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया दर्पण। अब सुनिएगा, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पॉलिश। इसको क्या बोलते हैं? पॉलिश। ठीक है, ये क्या किया गया? इसके नीचे पॉलिश किया गया है। पॉलिश बोलते हैं, कलई बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। और जो पॉलिश कलई पेंट होता है ये एक खास प्रकार का लेप होता है, एक खास प्रकार का पदार्थ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेड ऑक्साइड का होता है। कहे का होता है? रेड ऑक्साइड का होता है। बस इतने आप याद रखेंगे, इनफ है। पूछा नहीं जाता बट कभी कभी शायद कोई पूछ ले नॉलेज के लिए। तो ये जो नीचे हमने पॉलिश किया हुआ है ना, इसके कई नाम होते हैं। पॉलिश होता है, पेंट होता है, कलई होता है, लेप भी बोल देते हैं कई जगहों पे। तो इन सब को ये होता किसका है? ये होता है रेड ऑक्साइड का होता है। तो जो लेप लगाए, जो पॉलिश लगाए, जनरली हम लोग किसकी लगाते हैं? रेड ऑक्साइड की लगाते हैं। जब आपसे कभी शीशा टूट जाता होगा या आपने कभी शीशे का पीछे वाला पार्ट देखा होगा ना, उसके ऊपर एक पेंट लगा होता है। वो पेंट क्या होता है? रेड ऑक्साइड होता है। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा ध्यान से। तो ये रेड ऑक्साइड हो गया। और इसका जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ।
तो ये क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया। सतह पृष्ठ दोनों एक ही होता है। तो ये क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया। परावर्तक पृष्ठ का मतलब, परावर्तक पृष्ठ का मतलब कि जहां पर पड़ने पे प्रकाश क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, तो उस पृष्ठ को क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट की मैं बात करने वाला हूँ। जो छोटी छोटी बातें थी उसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, जो कि बोलते हैं एंगल, कोण बोलते हैं। तो देखिए, एक यहाँ पे हमारे पास भुजा है, अभिलंब है, और एक हमारे पास यहाँ पर भी तो है। तो यहाँ पे क्या बना है, कोण बना है। क्या बना है, कोण बना है। इसको मुझे सीधा बनाना पड़ेगा, नहीं तो अब दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसको मैं पहले सीधा बना देता हूं। देखिए, ठीक है भाई, अब मान लेना भाई। ठीक है, अभी ये क्या है, अभी ये सीधा है लगभग लगभग। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल आई। इसको क्या बोलते हैं, एंगल आई। और इसको बोलते हैं एंगल आर। अब इसको जरा समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, तो एक बार मैं चेक कर लूं सब दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, सब बढ़िया है। देखो, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एंगल आई लिखा। तो एंगल आई को बोलते हैं आपतन कोण। एंगल आई क्या बोलते हैं, आपतन कोण। अभी इसको डिस्कस करेंगे। और एक क्या है, एंगल आर। एंगल आर को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो ये हो गया हमारे पास परावर्तन कोण हो गया। अब इसको जरा समझते हैं। अब आपतन यहाँ पे तो मैंने बताया नहीं, तो इसकी इंग्लिश मैं लिख देता हूं। तो आपतन कोण को इंग्लिश बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, या आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंस। उसके बाद परावर्तन कोण, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होता है। तो एक होता है आपतन कोण, ये जो एंगल आई बना है इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और एक होता है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण किससे लिखा जाता है, एंगल आर से लिखा जाता है। अब यहाँ पे जगह तो है नहीं, बट मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये क्या लिखा है हमने, आपतन कोण लिखा, और ये क्या लिखा मैंने, परावर्तन कोण लिखा। तो सवाल आता है हमारे पास कि आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण क्या होता है, तो जो हमारा अभिलंब होता है और जो हमारी आपतित किरण होती है। अच्छा, एक चीज आप बताइए, क्या आपको पता है कोण किसे बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ थोड़ा कोण के बारे में, कि कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है। तो दो रेखाओं के बीच झुकाव को, दो रेखाओं के बीच झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं या कोण कहते हैं। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये क्या लिखा, एंगल आई। एंगल आई, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये कोण है। तो आप बोलेंगे सर कैसे कोण है, तो आप जरा समझिए कोण कहते किसको हैं। तो दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होगा ना, उसको क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। देखो, जैसे हमारे पास ये दो मार्कर हैं, ठीक है। अब इन दो मार्करों में क्या कोई झुकाव है, नहीं है। तो इसलिए इसके बीच का एंगल कितना है, जीरो। कितना है, जीरो है। उसके बाद अभी मान लो मैंने इसको ऐसे रख दिया, तो अब देखो इनके बीच क्या झुकाव हो गया ना, तो ये जो झुकाव है यही क्या है, इसका एंगल है, ये इसका कोण है। तो एंगल कोण क्या होता है, दो रेखाखंडों, दो प्रकाश किरणों के बीच का जो झुकाव होगा उसको क्या बोलेंगे, कोण। तो ये हमारे पास कोण है, लेकिन इसका खास नाम है, इसका नाम होता है आपतन कोण। इसका नाम क्या होता है, आपतन कोण होता है। और इसका नाम क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंसिडेंट, इसलिए इसको बोला जाता है आई से, तो इसलिए इसमें आई लगाया गया। बट इसका रिफ्लेक्टेड होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया, स्मॉल आर लगाया गया। तो ये दिखाने का तरीका है, तो हमेशा आपको एंगल आई और एंगल आर ही दिखाना है। अब समझते हैं कि आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। बहुत प्यारा, सुनिएगा। तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा उसको बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और उसके बाद यहां पे देखिएगा, यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा उसको बोलेंगे परावर्तन कोण।
क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। तो यहां से हमने ये तो समझ लिया कि आपतन कोण क्या होगा, परावर्तन कोण क्या होगा, बट निष्कर्ष आपको पता होना चाहिए। निष्कर्ष क्या रहेगा कि पहली बात, अगर आपतन कोण के बारे में बात करेगा तो आपतित किरण के लिए बात करेंगे, आपतित किरण से बात करेंगे, लेकिन अगर परावर्तन कोण की बात करेगा तो हम परावर्तित किरण को बात करेंगे। लेकिन इन दोनों में एक कॉमन है, और वो कौन है? हमारा अभिलंब। कौन है? अभिलंब है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो ये है हमारे पास प्रकाश का परावर्तन। तो जल्दी से आप इसे राइट डाउन करें, फिर हम आपको इसके आगे इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसे लिख लीजिए। हाँ जी बच्चों, तो आपने लिख लिया होगा। तो अब हमारे पास नया टॉपिक आता है, इसी टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड है, बिल्कुल कोरिलेट है, और उसका नाम क्या है? परावर्तन का नियम या परावर्तन के नियम। तो टॉपिक का नाम है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन के नियम होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से आप लोग। देखो, जैसे हमने पढ़ा परावर्तन, तो परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें किसी चिकने या पॉलिशदार तल पे पड़ती हैं, तो पड़ने के बाद वो टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, और प्रकाश किसी पूरी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब जो परावर्तन हो रहा है ना, जब वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि भाई इसमें ना कुछ चीज कॉमन है। दो चीजें क्या है? दो चीजें कॉमन है, मैंने बोल दिया। तो इसका मतलब परावर्तन कितने नियम है? दो नियम है। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा इसके बारे में, बिल्कुल सेम वही है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो इनमें आता है हमारे पास नियम। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे छोटा सा आपको डायग्राम बना देते हैं एक ठो। तो ये हमारे पास कांच की प्लेट और सतह हो गई। तो इसमें हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया, क्योंकि आप पॉलिश नहीं करेंगे तो दर्पण नहीं बनेगा, परावर्तन नहीं होगा, तो कोई मतलब ही नहीं है फिर तो। और यहाँ पे हमने क्या डाला? प्रकाश की किरण। जब यहाँ पे आप प्रकाश किरण डालोगे तो प्रकाश किरण कुछ इस टाइप से क्या हो जाएगी? आगे निकल जाएगी। थोड़ा इसको बना दे बराबर दिखे, तो ऐसे हो गया। ये प्रकाश किरण आ रही है तो इसलिए इसको हमने ऐसे डाला हुआ है, और ये प्रकाश किरण जा रही है इसलिए हमने इसको ऐसे किया हुआ है। आप हमसे सवाल बिल्कुल पूछ सकते हैं कि सर आप बार बार इधर से प्रकाश किरण क्यों डाल रहे हैं? कोई बहुत बड़ा रीजन तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। भैया हम आपको आगे जब पढ़ाएंगे ना चिन्ह परिपाटी, ठीक है, तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि जब दर्पण पढ़ाया जाएगा तो हमेशा प्रकाश को बाईं तरफ से डालेंगे। सवाल आता है क्यों, तो वहीं पे डिस्कस करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हो गई, और उसके बाद यहाँ पे ये हो गया हमारे पास। ये क्या होता है? इसको यहाँ पे होता है आपतन बिंदु। इसका नाम क्या है? आपतन बिंदु। और उसके बाद ये किरण क्या क्या नाम होता है? अभी जस्ट बताया हूं आप लोग को, इसको बोलते हैं आपतित किरण। अच्छा, इस वाली किरण को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो ये हमारे पास हो गया परावर्तित किरण हो गया। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो ये हमारे पास अभिलंब हो गया। जरा समझिएगा बहुत ध्यान से। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा फिर तिरछा हो गया। चलो इसको जरा सीधा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे एंगल बनेगा ना, तो एंगल बराबर होने चाहिए, इसलिए। ठीक है भाई, अब थोड़ा तिरछा हो जाता है यार, इंसान है, मान लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल आई हो गया, और ये क्या हो गया? एंगल आर हो गया। इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। अभी ये सब पढ़ा के आ रहा हूं। देखो, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? परावर्तन के नियम। तो यहाँ पे आप बढ़िया से लिखेंगे क्या कि परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, या दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। सबसे पहला नियम आता है, इसको अब ऐसे लिखना है। ठीक है, ये प्रथम नियम है। तो प्रथम नियम, जब कहीं पर नियम आ जाए ना कि पहला नियम, तो पहला नियम पहला ही नियम लिखिएगा। अगर पहले का दूसरा, दूसरे का पहला कर दोगे तो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, तो पहला नियम आता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम नियम। क्या बोलते हैं? प्रथम नियम या पहला नियम। इसको इंग्लिश बोलते हैं फर्स्ट लॉ। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ला, पहला नियम। अब इसके बारे में समझिएगा, पहला नियम क्या होता है? पहले नियम में हमको यह बताया गया कि आपतित किरण, फिर उसके बाद परावर्तित किरण। देखिएगा ध्यान से, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया
अभिलंब डाला गया, अभिलंब तीनों, देखो तीन हो गए ना, एक एक दो और एक है तीन, तो अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हमारा पहला नियम है। क्या होता है पहला नियम? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। देखो ना, ये एक हमारे पास तल है, कांच का सतह है, और ये तीनों क्या एक ही तल पे है, और यही क्या है परावर्तन का पहला नियम है। क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। सुनिएगा मेरी बात जरा ध्यान से, हमें डिस्कस कर देता हूं। अभिलंब, अभिलंब का मतलब क्या होता है पता है? जो हम इसके ऊपर रेखा खींचते हैं और जो हमारा तल होता है उसके बीच का कोण कितना होगा पता है? थीटा का मान 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। पूरी जगह पे कहीं पर भी जब एंगल 90 बनता है तो वहां पे बनता है एल। क्या बनता है? एल। अगर एल बना है, चाहे सीधा, तिरछा, मिर्छा, एड़ा टेढ़ा कैसा बने, अगर प्रॉपर एल बना हुआ है तो उसको बोलते हैं वहां पे 90 डिग्री, उसको बोलते हैं लंबवत, उसको बोलते हैं अभिलंब। लंबवत की इंग्लिश क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये है हमारा अभिलंब और ये हमारा सतह। तो आप देखो यहाँ पे क्या बना है? एल बना है। क्या बना है? एल बना है। अगर इधर की बात करें तो यहाँ भी क्या बना है? एल बना है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अभिलंब, क्योंकि थीटा का मान कितना होता है? 90 होता है। तो ये हमारे पास पहला नियम आ गया। फिर हमारे पास ये हमारे पास पहला नियम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा नियम। दूसरा नियम इसको बोलते हैं सेकेंड लॉ, SECOND, सेकेंड लॉ बोलते हैं। अब इसके बारे में जरा बात करते हैं। सेकेंड लॉ क्या होता है? देखिए बहुत प्यारा सा होता है, बहुत आसान सा होता है। आपतन कोण, आपतन कोण ब्रैकेट में क्या होता है? आपतन कोण एंगल आई। आपतन कोण का मतलब एंगल आई, तथा परावर्तन कोण, तथा परावर्तन कोण इसको क्या बोलते हैं? एंगल आर। तो आपतन कोण एंगल आई तथा परावर्तन कोण एंगल आर, दोनों आपस में सदैव बराबर होते हैं। दोनों आपस में सदैव बराबर होते हैं, आपस में सदैव बराबर होते हैं। समझिएगा ध्यान से। आपतन कोण एंगल आई तथा परावर्तन कोण एंगल आर, दोनों आपस में सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। जरा इसको समझिएगा ध्यान से। अगर हमको बोला गया कि हमारे आपतन कोण का मान मान लो 50 डिग्री है, कितने डिग्री है? 50 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 50 डिग्री होगा। अगर आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। अगर आपतन कोण का मान 25 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 25 डिग्री होगा। अगर आपतन कोण का मान 0 हो जाए, अगर आपतन कोण का मान 0 हो जाए तो परावर्तन कोण का मान भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको इरेज करके बता दूं। चलो यही बता देते हैं, जगह थोड़ा सा जगह चाहिए, यही बता देते हैं। सुनिए, अगर मान लो ये जो हमारे पास किरण है, ये दोनों नियम को समझ में आ गया होगा। एक बार डिस्कस करते हो बिल्कुल प्यार से। देखो प्रथम नियम फर्स्ट लॉ क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। देखो पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या होता है? सेकेंड लॉ, आपतन कोण मतलब कोण आई, तो ये हो गया कोण आई। फिर क्या है? तथा परावर्तन कोण मतलब एंगल आर, तो एंगल आर, दोनों आपस में सदैव बराबर होते हैं। इसका मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल आई और एंगल आर क्या है? बराबर भी है। तो ये हमारा दूसरा नियम होता है। कई बार हमको ये बोला जाता है कि अगर यहाँ पे आप नोट करके इसको आप अलग से भी इस बात को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि अगर हमने जो आपतित किरण है, हमारी जो आपतित किरण है उसको हम अभिलंब के ऊपर डाल दें, आपतित किरण को अभिलंब के ऊपर डाल दें, तो जरा बताइए आपतन कोण का मान क्या होगा और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? बहुत आसान है, बस थोड़ा समझने की बात है बस। तो हमने यहां पे बना दिया शीशा। अरे शीशा मतलब दर्पण भाई, शीशा मतलब दर्पण, और ये हमारा क्या है? अभिलंब है।
अब देखो क्या बोल रहा है कि जो हमारा अभिलंब है ना n डैश, इसी के ऊपर हमने क्या कर दिया, प्रकाश की किरण को डाल दिया, तो ये जा रही है प्रकाश की किरण। अच्छा, जब यहाँ प्रकाश टकराएगा तो टकरा के उसी माध्यम में वापस चला भी जाएगा। बहुत ध्यान देखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे एंगल आई का मान कितना होगा और एंगल आर का मान कितना होगा। इसको जरा समझिए बहुत प्यारा सा। देखो भाई, ये हमारे पास मान लो ये हमारा अभिलंब है, जो ब्लैक वाला मार्कर है क्या है, अभिलंब है, और रेड वाला मार्कर क्या है, आपतित किरण है। वो बोला किसके इसके ऊपर डाल दिया जाए, तो इसके ऊपर डाल देंगे तो इसके बीच का कोण कितना डिग्री, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा है ना, और जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोई कोण नहीं बनेगा तो इसका मतलब इसका मान कितना, 0। और अगर इसका मान 0 तो अखियां बंद करके कोण आर का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा था। तो हमारे पास ये आता है परावर्तन का नियम, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसे आप जल्दी से राइट डाउन करें, फिर हम आपको बताते हैं परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर पढ़ेंगे प्रतिबिंब। बस आज की क्लास में इतना पढ़ेंगे, तो अभी आप आगे पढ़ना हमको परावर्तन के प्रकार, ठीक है। तो जिसे आप जल्दी से राइट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा आपको उचित लगे। हाँ जी, तो अब हमारे पास टॉपिक का नाम है बच्चों क्या, परावर्तन का प्रकार या परावर्तन के प्रकार। तो ये आ गया टॉपिक का नाम, परावर्तन के प्रकार। तो यहां पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया हमारे पास टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। समझना है बहुत ध्यान से। देखो परावर्तन में भी हमने क्या पढ़ा कि परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पॉलिशदार तल पे टकराती है, पड़ती हैं, तो टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार सतह चिकनी ही हो, खुरदुरी भी तो हो सकती है। सपोज दैट एग्जांपल, देखो जैसे हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड बहुत ही एकदम स्मूथ है, बहुत एकदम ज्यादा चिकना है, लेकिन हमारे सामने जो दीवार है क्या वो इसके बराबर चिकनी है, नहीं है, लेकिन हमको तब भी तो चीजें दिख रही हैं। तो इसका मतलब कि जो चिकनी सतह होती है और जो खुरदुरी सतह होती है, परावर्तन दोनों से हो रहा है, परावर्तन दोनों से हो रहा है। तो क्या सर दोनों में अंतर है? जी, दोनों के में परावर्तन का क्या है, तरीका अलग अलग है। तो अब हम उन्हीं तरीके के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम उन्हें समझने वाले हैं कि जो परावर्तन का प्रकार होता है वो सतह पर निर्भर करता है। मतलब कि अगर सतह बहुत ज्यादा चिकनी है तो भी परावर्तन होगा, सतह खुरदुरी है तो भी परावर्तन होगा। और हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें इसका उपयोग कहाँ होता है, तो ये भी आप समझ पाएंगे। जैसे कि अखबार पढ़ना, या मान लो जैसे कि हमारे घर में जो कांच में खिड़कियां लगी होती हैं, कांच में खिड़कियां नहीं, खिड़कियों में जो कांच लगा होता है उसमें जब उसमें देखिए उसमें प्रकाश हमारी आंखों में चुभता नहीं है, तो उन सब चीजों के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक का नाम क्या है, परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के प्रकार, तो परावर्तन के प्रकार में तो इसमें आप लिख सकते हो कि सतह के आधार पर, किसके आधार पे, सतह के, सतह का मतलब पृष्ठ, सरफेस, बेस्ड ऑन सरफेस, सतह के आधार पर परावर्तन दो प्रकार से होता है। परावर्तन दो प्रकार से होता है, परावर्तन दो प्रकार से होता है। ये अब आसान समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहला पार्ट और ये हमारे पास दूसरा पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। इसको बोलते हैं रेगुलर, क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगला वाला इसी का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो अगर ये नियमित है तो वो क्या हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, अनियमित, ये हो जाएगा अनियमित परावर्तन। तो यहाँ पे आ जाएगा अनियमित परावर्तन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेगुलर। तो IRREGULAR, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं जरा, एक बार मैं परिभाषा लिख देता हूं, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा। बहुत आसान सा है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल इसकी परिभाषा क्या आती है कि जब परावर्तन कहां से हो, चिकनी सतह से हो। जब परावर्तन चिकनी या पॉलिशदार, चिकनी या पॉलिशदार
पॉलिशदार सतह से होता है तो ऐसे परावर्तन को क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। लिख देता हूं अच्छा पूरा। जब परावर्तन चिकनी या पॉलिशदार सतह से होता है तो इसको क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन बोलते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जो नियमित परावर्तन होता है इसमें जो परावर्तित किरणें होती हैं वो आपस में समांतर होती है। अभी लिख दे रहे हैं, बाकी समझाएंगे अभी डायग्राम बना करके। इसमें और पॉइंट क्या होता है कि जो परावर्तित किरणें होती हैं वो क्या होती हैं? आपस में समांतर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अब देखो डायग्राम, मैंने यहाँ पे एक ले लिया कांच की प्लेट, फिर उसके बाद हमने उस पे क्या कर दिया? इस प्रकार से इस पे हमने कर दिया पॉलिश। तो ये हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान रखें तो इसकी जो सतह है वो कैसे? बिल्कुल चिकनी है, बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल सीधी है, तो इसको बोलेंगे चिकनी सतह। क्या बोलेंगे? चिकनी सतह। तो जैसे यहाँ पर प्रकाश आया तो प्रकाश ऐसे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रकाश आएगा तो प्रकाश ऐसे चला जाएगा, यहाँ पर प्रकाश आएगा तो प्रकाश ऐसे चला जाएगा। आप और भी बना सकते हो, तुम्हारे अगर ज्यादा अच्छा लग रहा हो डिजाइन तो आप और भी बना सकते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं, 3 इनफ है हमारे लिए। तो ये जो आ रही है किरणें इनको तो बोलते हैं आपतित किरण। ये क्या है हमारे पास? आपतित किरण है। और इधर से जो जा रही है इनको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो ये हो गई हमारे पास परावर्तित किरण। हमने क्या बोला आपको कि सबसे पहली बात तो हमें क्या रखना है कि नियमित परावर्तन के लिए कि जब परावर्तन चिकनी या पॉलिशदार तल से हो। तो देखो परावर्तन की जो सतह है वो कैसी? चिकनी और पॉलिशदार है। तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो अप्लाई हो गई। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो परावर्तित किरणें हैं, बाबू आपतित की बात कर सकते हो, परावर्तित की बात कर सकते हो, बट हमने यहाँ पे किसको लिया है? परावर्तित किरणों को। तो परावर्तित किरणें जो होती हैं वो क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। क्योंकि आपतित को हम समांतर कर देंगे, लेकिन परावर्तन तभी समांतर होगा ना जब सतह सही होगी। तो इसलिए यहाँ पे लिया गया परावर्तित किरणों को। तो परावर्तित किरणें जो होती हैं वो क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो परावर्तित किरणें हैं क्या है? समांतर हैं। सर समांतर का मतलब नहीं समझ में आया। समांतर का मतलब होता है कि अगर इन किरणों को आगे बढ़ाएं या इन किरणों को पाछे बढ़ाएं, पाछे मतलब पीछे, इन किरणों को आगे बढ़ाएं या पाछे बढ़ाएं तो ये आपस में कभी भी एक दूसरे से मिले ना, तो उसको बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं? समांतर। जैसे कि ये मार्कर, अब ये मार्कर क्या है? समांतर है। सर अभी तो आप थोड़ी देर पहले बताए थे कि 0 डिग्री। जी बिल्कुल, अगर कोई चीज समांतर होती है तो वहां पे थीटा का मान 0 बनता है। तो यहाँ पे किरणों के बीच में आपस का कोण भी कितना बनेगा? 0 बनेगा। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो इसे ये समांतर है, वैसे ये भी समांतर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है? अनियमित परावर्तन। क्या है? अनियमित परावर्तन। तो जैसे यहाँ पे नियमित था, तो जब प्रकाश किरण चिकनी पॉलिशदार सतह से होता है तो नियमित होता है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा? इसकी परिभाषा हो जाएगी पहले पार्ट में क्या? चलो पहला पार्ट इसका क्या हो जाएगा कि जब परावर्तन कहां से हो? खुरदरा सतह से हो। कहां से हो? खुरदरी। चलो खुरदरी सतह, मेरी राइटिंग बड़ी खतरनाक है। खुरदरी सतह से होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अनियमित परावर्तन। क्या बोलेंगे? अनियमित परावर्तन बोलेंगे। एक चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे देखो दोनों बिल्कुल अपोजिट पॉइंट है। यहाँ पे परावर्तन के लिए सतह चिकनी होनी चाहिए, यहाँ पर परावर्तन के लिए सतह खुरदरी होनी चाहिए। यहाँ पर परावर्तित किरणें समांतर होती हैं और यहाँ पे परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती हैं। तो परावर्तित किरणें यहाँ पे समांतर नहीं होती हैं, समांतर नहीं होती हैं। जरा देखिएगा, हमने यहाँ पे लिया ये कोई कांच की सतह, उबड़ खाबड़ है ना, बढ़िया से मस्त, जिसे हमारे यहाँ पे सड़कें होती हैं। तो ऐसी कोई सतह हमने ले लिया और उसके बाद इस पे हमने क्या कर दिया? पॉलिश। क्या कर दिया? पॉलिश। इस प्रकार से हमने इस पे पॉलिश कर दिया। फिर हमने इस पे क्या डाला? प्रकाश की किरण। तो ये हमने डाला प्रकाश की किरण, तो ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी। फिर हमने डाला यहाँ पर प्रकाश किरण, तो ये प्रकाश किरण ऐसे चली गई। फिर हमने डाला यहाँ पर प्रकाश किरण, तो ये प्रकाश किरण कुछ ऐसे चली गई।
यहां पर डाला प्रकाश किरण तो ये प्रकाश किरण कुछ ऐसे चली गई। अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रकाश किरण समांतर है ही नहीं। कहाँ है समांतर, आप बताओ। देखो जैसे इसको अगर मैं बोलूं ये क्या है, आपतित किरण है, ये सब क्या है, आपतित किरण है, और ये सब क्या है, परावर्तित किरणें हैं। तो आप देखो ना, ये एक दूसरे से मिल जा रही हैं, और जब एक दूसरे से मिल जाएंगे तो समांतर कहाँ होगी, जो समांतर तो मिलती नहीं है, तो यहाँ पे समांतर नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे अनियमित परावर्तन। और सतह भी कैसी है, खुरदुरी है। अब यहाँ पे इन दोनों को तो हमने समझ लिया, अब इस पे हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखना अनियमित परावर्तन पे क्या हो रहा है कि जो प्रकाश है, देखो यहां पर प्रकाश ऐसे आया, ऐसे चला गया। मान लो अगर आपके पास इतना मोटा प्रकाश ऐसे गिरा तो वो ऐसे गिर के वापस चला जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल समांतर जाएगा। लेकिन जब सतह खुरदुरी होगी, बेकार सतह होगी, उबड़ खाबड़ सतह होगी, तो यहाँ पे समांतर तो होगा नहीं, तो क्या होगा, उसमें क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इसका एक नाम और होता है, इसका एक नाम और होता है क्या, विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। डाइवर्ट का मतलब, डाइवर्ट होता है ना डिवाइडर, डिवाइडर का मतलब अलग अलग करना, फैलाना। तो यहाँ पे किरणें क्या होती है, फैल जाती है। तो ये चीज हो गई। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जैसे कि कांच, जैसे कि मैंने भी ये बोला था ना कि हमारे यहाँ पे जो खिड़कियां होती हैं, खिड़कियों में क्या लगा होता है, कांच। तो इसका एग्जाम्पल सुनिए, इसका एग्जाम्पल है पहला क्या, खिड़की में कांच, खिड़की में खुरदुरा कांच। तो खिड़की में क्या हो जाएगा, खुरदुरा कांच लगा होता है ना। आपने देखो जब हम उस खिड़की को खोल देते हैं तो धूप बहुत तेजी से आती है, धूप बहुत तेजी से आती है। लेकिन अगर उसी खिड़की के कांच को हम बंद कर देते हैं तो धूप आती है, लेकिन हमारी आंखों में लगती नहीं है। तो उसको क्यों नहीं लगती, क्योंकि अब जो प्रकाश आता है वो फैल जाता है, तो प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। इसलिए हमको वो देखने में आसानी हो जाता है, हमारी आंखों में चुभता नहीं है। तो उसका रीजन कौन होता है, उसका रीजन होता है अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। दूसरा हमारे पास एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे कि अखबार। आपने देखा होगा कि जो हमारे घरों में अखबार आते हैं, दुकानों पे जो अखबार आते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत गंदे और भद्दे पेज में बने होते हैं, बहुत खुरदुरे पेज में बने होते हैं। लेकिन वहीं पर जब कापी वापी होती है, जरा इसके पन्ने को देखो, क्योंकि जो अखबार में बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं, अगर वो खुरदुरा होगा तो वो फैलेगा, तो फैलेगा तो आपको पढ़ने में आसानी ज्यादा होगी। तो इसलिए खुरदुरे कागज का यूज किया जाता है अखबार पढ़ने के लिए, और सस्ते भी पड़ जाते हैं। तो इसलिए वहां पे तो अखबार का रीजन भी वही है, और खिड़की में कांच का रीजन, ये सब का रीजन कौन है, अनियमित परावर्तन। तो हमारे पास परावर्तन के प्रकार भी क्या होता है, बहुत अच्छे से क्लियर होता है। लास्ट टॉपिक आज की क्लास का क्या है हमारे पास, प्रतिबिंब है। बहुत आसान सा है, तो आज हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे आप जल्दी से राइट डाउन कर लें, फिर उसके बाद हम आपको प्रतिबिंब के बारे में बताते हैं। हाँ जी बच्चों, तो हमने परावर्तन के प्रकार को देखा, अब हम बात करने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में। अब जरा इसको समझिएगा, जैसे कि मेरे सामने मेरा मोबाइल रखा हुआ है, स्टैंड पे लगा हुआ है, इधर पर्दे लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट्स लगी है, इधर मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, तो ये सब हमें दिख रहा है। रीजन कौन है, परावर्तन। किस रंग का दिख रहा है, रीजन है परावर्तन में जो प्रकाश है सब एब्जॉर्ब कर रहा है, बाकी उसी प्रकाश को परावर्तित कर रहा है। और एक बात, ये हमको दिख रहा है तो बन क्या रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब क्या होती है, जो वस्तु होता है उसकी जो छाया बनती है, छाया का मतलब प्रतिबिंब, परछाई, तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अब। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है हमारे पास प्रतिबिंब। क्या नाम है, प्रतिबिंब नाम है, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं क्या होता है। तो पहले अपना जो नित्य धर्म है क्या, परिभाषा लिखने वाला, उसको पूरा कर लेते हैं। चलिए, तो इसका पहले मैं परिभाषा लिखता हूं। क्या होती है इसकी परिभाषा, कि जब प्रकाश परावर्तित होता है, या डायरेक्ट लिखो, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर, प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं
जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। बहुत आसान से क्या होता है, मेरे सामने दीवार है, इस दीवार में प्रकाश किरणें पड़ने के बाद हमारी आंखों में आई तो हमारी आंखों मिली होंगी, जहां मिलेंगी वहीं क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो कई बार होता है वास्तव में मिल जाती हैं, वास्तव में मिल जाएंगी, हमको दिखेगा कि हाँ ऐसे जाके मिली, और कई बार हमको दिखती नहीं है, हम जबरदस्ती मिलाते हैं। तो जब जबरदस्ती करेंगे तो वो अलग प्रकार का प्रतिबिंब होता है, और जब वास्तव मिल जाएंगी तो वो अलग प्रकार का प्रतिबिंब होता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब प्रकाश किरणें, तो अभी मैं परावर्तन पढ़ा रहा हूं तो इसलिए मैंने परावर्तन का नाम लिया, नहीं तो यहाँ पे आप स्लैश लगा के अपवर्तन भी लिख सकते हो। तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं उसको, प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब की इंग्लिश क्या होती है, प्रतिबिंब की इंग्लिश होती है इमेज। क्या होती है, इमेज। अब यहां पे जो मैंने आपको बात बोली, कौन सी दो बातें, क्या कि मिलती है, क्या होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसी के बेस पे हम लोग प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसी के बेस पे उनको बताया गया है। बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा है। क्या, तो प्रतिबिंब के प्रकार, इसी में टॉपिक का नाम क्या है, प्रतिबिंब के प्रकार। तो ये हमारे पास टॉपिक का नाम आ गया, प्रतिबिंब के प्रकार। बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा, मुजबानी, आज की क्लास से आपको याद हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज बोलते हैं, प्रतिबिंब का प्रकार बोलते हैं। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। तो प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास होता है, उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। पहले वाले को क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये हमारे पास हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा हमारे पास, यहीं पे लिख के बता देता हूं बिल्कुल आसान से, दूसरा हमारे पास क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। तो ये हमारे पास हो गया आभासी प्रतिबिंब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल, VIRTUAL, वर्चुअल या आर्टिफिशियल, बनावटी। तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल IMAGE, वर्चुअल इमेज। इनके बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, 2-4-5 मिनट की बात हो रही है, बाकी टॉपिक समाप्त हो जाएगा। क्या होता है, किसी के बेस पे हम बताएंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रतिबिंब कहते किसको हैं। तो हमने देखा प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, पानी पी लेते थोड़ा से, आप लोग भी पानी पी लो, ठीक है। तो टॉपिक का नाम प्रतिबिंब। तो परिभाषा क्या होती है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं। अभी हम जब परावर्तन में डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे बार बार आप देखेंगे कि कई बार प्रकाश किरणें मिल जाएंगी और कई बार नहीं मिलेंगी। अच्छा, एक बात और, कई बार क्या होता है ना, कुछ सवालों का जवाब यहां पे देना उचित नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अभी जस्ट 1-2 टॉपिक के बाद जब हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना, बहुत विस्तृत, बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो अभी उसके बारे में ज्यादा दिमाग लगा के कोई मतलब नहीं है। तो उसे भी आप डायरेक्ट एब्जॉर्ब करिए। क्या कि मैंने बोला अपवर्तन के पश्चात मिलती, तो आप कहेंगे कैसे मिल रही सर, दिखाइए। दिखाएंगे बहुत आराम से, बहुत स्पष्ट रूप से, लेकिन अभी उसके लिए हमें आगे पढ़ना है ना। तो अभी यहाँ पे ये देखिए, तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसी बेस पे इनको बताया गया है। क्या कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, इसमें किरणें, इसमें जो किरणें होती हैं, परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन, यहां पे लग देता हूं, ठीक है, एक सेकंड यहां से लिखते हैं, सही रहेगा। तो जो किरणें होती हैं इसमें, वो परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में मिलती है, वास्तव में
मिलती हैं, तो वास्तव ऐसे लिखते हैं ना भाई, वास्तव में मिलती हैं, तो आप बोलेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद अगर किरणें वास्तव में मिले, किरणें वास्तव में मिले तो उसको बोलेंगे वास्तविक। क्या बोलेंगे? वास्तविक। वास्तव मिलेगा तो वास्तविक, वास्तव में नहीं मिलेगा तो आभासी। तो यहाँ पे वही उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि परावर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में नहीं मिलती, वास्तव में नहीं मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब भैया जब प्रतीत हो रही है तो वास्तव कैसे हुआ? वही बात हुई ना। तो चाहे आप ये बोले कि मिलती हुई प्रतीत होती है, चाहे आप ये बोले कि वास्तव में नहीं मिलती, तो ऐसे प्रकार की इमेज को हम क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। इसके साथ में इनकी परिभाषा कम इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह होता है कि हम किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, नोट पॉइंट करके, नोट पॉइंट करके याद रखिएगा क्या कि पर्दे पर, नोट में क्या लिखेंगे? पर्दे पर, हमेशा पर्दे पर किसे प्राप्त करेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब को। पर्दे पर किसको प्राप्त करेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करेंगे। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बात समझिएगा, जो हमारा पर्दा होगा उस पे हम किसको प्राप्त करेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब को। आभासी प्रतिबिंब को नहीं प्राप्त कर सकते। अच्छा सर, आभासी प्रतिबिंब की फोटो खींच सकते हैं? जी बिल्कुल खींच सकते हो। आभासी प्रतिबिंब की आप लोग फोटो खींच सकते हो। आप लोग मतलब हम भी फोटो हम लोग क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है। सबसे मेन बात यही आपकी क्या कि पर्दे पर किसको प्राप्त करेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब को। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे करते हैं एंड अप, समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कुछ आपकी जानकारी। सबसे पहली जानकारी आपकी नोट्स। आपकी जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे, कैरियर एकेडमी का कुंडा का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको मिल जाएगा। अब कई बार बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर टेलीग्राम चैनल हमको नहीं मिल रहा है, तो वहां पे आप दो तरीके से जा सकते हो। सबसे पहले तो आप टेलीग्राम डाउनलोड करिए, अपना अकाउंट बनाइए और वहां पे आप जो सर्च वाला ऑप्शन होता है वहां पे आप सर्च करिए कैरियर एकेडमी कुंडा, चैनल आपको आ जाएगा, स्टार बना हुआ, उसमें लिखा हुआ है कैरियर एकेडमी कुंडा प्रतापगढ़, तो उससे आप यूज कर सकते हैं। मतलब वहां से आप जुड़ सकते हैं। या तो इसी चैनल में जो अबाउट का सेक्शन होता है वहां पर भी टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो आप वहां पे तो बिल्कुल सिंपल सा लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट उठा के तुमको वही पटकेगा वो, तो आप वहां पे जा सकते हो और वहां पे सारी नोट्स आपको अवेलेबल मिलेंगी। धीरे धीरे सबको मैं नोट्स मैं बना भी रहा हूँ और बहुत सारी नोट्स बनी भी हैं, सारी नोट्स आपको अवेलेबल मिलेंगी, तो आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। हालांकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ लिख लिख के ही बता रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको बिल्कुल फ्रेश एकदम लिखी हैंड रिटन बिल्कुल डिजिटल नोट्स चाहिए, जैसे कि टीचर्स पेड कोर्सेज में देते हैं, तो वैसे में अपने टैबलेट पे, टैबलेट हमारा कहाँ गया, चलो अच्छा दिखाते हैं। देखो ये हमारा टैबलेट है और इस टैबलेट में मैं आपको सारी नोट से बनाता हूँ। ये लिखा ना फिजिक्स, तो इसमें सिर्फ फिजिक्स से काम होता है, ठीक है, केमिस्ट्री वेमिस्ट्री काम नहीं होता, फालतू काम, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये टैबलेट है हमारा, इसमें मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। देखिए, तो इसमें जो ये मैंने बहुत सारी ऑलरेडी नोट्स बना रखी हैं, ठीक है, ये इतनी सारी नोट्स हमने ऑलरेडी बना रखी है। जैसे चलो कोई नोट्स आपको दिखाते हैं, वर्क एनर्जी पावर, क्लास 11th की है ये, तो ये हमारे पास नोट्स है। देखिए ऐसी नोट्स आपको मिलती हैं कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे जब आप जाएंगे वहां पे आप जुड़ेंगे तो ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाती हैं। ये हमारी है पेन, इसी पेन से इसको हम क्या करते हैं? बनाते हैं, लिखते हैं, तो आपको ये नोट्स वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो आप सभी बच्चों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पूरी एनर्जी, पूरी जोश, पूरी ऊर्जा के साथ। तो आपका एक ही होमवर्क है क्या कि आपको जितना भी पढ़ाया गया है आप उसे बैठ करके शांति से 15 मिनट रिवीजन कर लेना। पूरा विश्वास है, पूरा आपको हम दावा बोल सकते हैं अपना कि आप अगर 15 मिनट भी रिवीजन करेंगे तो मैं ऐसी चीजों को पढ़ा रहा हूं इतना आराम से एकदम डिस्क्राइब करके कि आपके पास कोई डाउट नहीं बचेगा। और यदि आपको कोई डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में उसका आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।